हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। हम जो लेसन पढ़ रहे हैं आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो इसके अंदर आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। तो हमें उसके लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स जो हैं स्टडी करनी पड़ेंगी। उसके लिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। तो आप सबको नेशनल इनकम तो बेटा पता है क्या होता है। अब हमें पता लगाना करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। इसमें भी कोई ज्यादा टफ नहीं है। नेशनल इनकम आप जानते हो एनएनपीएफसी है। इसका मीनिंग देखते हैं हम क्या है। इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड। तो बस इसमें एक डेफिनेशन में नया वर्ड जुड़ गया है, करंट ईयर प्राइस, यानी कि जिस ईयर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस ईयर में उसकी प्राइस क्या है। सेकंड जो है आपका क्या है, कांस्टेंट प्राइस पे क्या डेफिनेशन होती है एनएनपीएफसी की। इसमें सेम सारा वही है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। इसमें है एट बेस ईयर प्राइस। तो बेस ईयर प्राइस पर हमें इसमें क्या करना है, मेजर करना है। करंट ईयर तो पता चल गया हमें, करंट ईयर जो इस ईयर जो प्राइस चल रही है उसके बेस पर। और बेस ईयर क्या होता है बेटा, उसके लिए हम आपको समझाते हैं। पहले सेकंड पॉइंट पर आते हैं। बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर व्हिच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो बेस ईयर क्या होता है बेटा, ऐसा ईयर लिया जाता है जिसके 1 या 2 इयर्स पहले या 1-2 इयर्स बाद में, या आपका उस ईयर में कोई नेचुरल कैलामिटी ना हुई हो, जैसे आपका फ्लडिंग, या इसका अपोजिट भी हो सकता है गुड मानसून। तो इस तरीके की चीजें जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। तो हम बेस ईयर ऐसा देखते हैं कि जो नॉर्मल ईयर हो, यानी कि जिसमें ना तो प्लस हो ना कुछ माइनस हो। आजकल जो हमारा नॉर्मल ईयर चल रहा है या बेस ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2011 और 12। यानी कि जो प्राइसेस आपकी 2011 और 12 में थी, हम उसके ऊपर किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो उस ईयर को क्या कहते हैं, बेस ईयर। अब आगे इसमें एक पॉइंट और है आपका, जो हमें नीड टू मेजर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। हमें कांस्टेंट प्राइस पर जो है नेशनल इनकम निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उसका सबसे मेन रीजन है कि जो इन्फ्लेशन होती है वो कई कंट्रीज में क्या होती है, इंक्रीज होती है, कई कंट्रीज में क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर इन्फ्लेशन है तो वहां पर क्या होगा, आपका कोई भी चीज अगर 100 रुपीज की है वो आपको 150 की दिखाई देगी। इसी तरीके से नेशनल इनकम भी आपका 50% इंक्रीमेंट पर दिखाई देगा। अगर नेशनल इनकम आपका 100 की जगह पर 150 में दिखाई देगी तो इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स सेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमें आर्टिफिशियल इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई देगी। इसलिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और इंडिया जैसी जो कंट्री है उसमें हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, यानी कि यहां पर महंगाई या इन्फ्लेशन क्या होती है आपकी, बहुत ज्यादा होती है। तो मान लिया जाए इन्फ्लेशन आपका 20% भी है, तो अगर हमारी जो नेशनल इनकम है 100 है तो हमें कितनी शो होगी, 120। इसलिए इस 20 के डिफरेंस को फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका नेशनल इनकम निकालते हैं कांस्टेंट प्राइस पर। इसका एक बेटा आपको एग्जांपल बताते हैं हम। जैसे आपका क्या है, वीट दे रखा है, क्या दे रखा है, वीट है। 2011-12 में क्या है, 1000 केजी वीट का प्रोडक्शन था। हमने उसको देखा, उसका प्राइस उस ईयर में क्या था, 7 रुपीज। तो 1000 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7000 क्या हो गया आपके पास, रुपीज। यानी कि वीट हमारा कितने का हो गया, 7000। लेकिन यह सोचने वाली बात है, हमारा प्रोडक्शन कितना था, 1000 केजी। अब जब हम 2019-20 में गए तो वहां हमने देखा कि प्रोडक्शन हमारा 1000 केजी है, 10 रुपीज का रेट है, और वो कितना हो गया आपका, 1000 को 10000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10000। तो कहने का मतलब है आपका जो नेशनल इनकम है या प्रोडक्शन है वो 7000 का है, और यहां पर कितना है आपका, 10000 का है। तो 3000 का इंक्रीमेंट हो गया। इस एंगल से देखते हैं तो हमारी नेशनल इनकम तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि आप इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, लगभग 40-50% जो है आपका इंक्रीज हो गई है।
अब हम अगर प्रोडक्शन के बेस पर देखें, प्रोडक्शन तो 1000 केजी उस टाइम पर भी था, 1000 केजी इस टाइम पर भी है, तो इसका मतलब क्या समझ आया कि प्रोडक्शन उतना ही है, यानी कि हमारे पास जो मटेरियल है वो उतना ही है, लेकिन उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या है, रियल है, हमारे केवल प्राइस बढ़े, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, और ये क्या हो गया आपका नॉमिनल। इस वजह से हम क्या करते हैं, आपका कांस्टेंट प्राइस को कंसीडर करते हैं। अब हम इनके कुछ और आपके जो डिफरेंस है देखते हैं, जैसे इंडेक्स आपका क्या होता है, जो नेशनल इनकम करंट प्राइस होता है उसका जो इंडेक्स होता है, इट इज नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती, इसे थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। 7 से 10,000 का प्रोडक्शन हो गया, 1000 केजी जब भी था अब भी था, इसका मतलब ये जो हमारा करंट प्राइस वाला सिस्टम है ये गुड टूल नहीं है, क्योंकि इसमें आपका क्या है, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, और इट इज अ बेटर टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो रियल जीडीपी भी इंक्रीज होगा। अब हमारे पास जो फैक्टर्स है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले एक तो क्वांटिटी और दूसरा क्या है, प्राइस। यानी कि इसके लिए क्वांटिटी भी मैटर करती है और प्राइस भी मैटर करती है, यानी कि ये दो चीजों से अफेक्टेड होता है। यानी कि अगर क्वांटिटी में कोई असर नहीं पड़ा और प्राइस में फर्क पड़ गया, तब भी क्या है, आपका नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो इसलिए जो है हमारा दूसरा फैक्टर क्या है इसके अंदर, जो कांस्टेंट प्राइस है, तो इसमें क्या है, ओनली क्वांटिटी। तो सीधी इसमें तो मैटर साफ है, क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो आपका क्या होगा, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इंक्रीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों का कैलकुलेशन का क्या मेथड है, करंट प्राइस को करंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, या इसका दूसरा नाम होता है नॉमिनल नेशनल इनकम। अब हम दूसरी तरीके से देखते हैं, इसमें जो दूसरा कैलकुलेशन है, इसमें क्या होता है, बेस ईयर प्राइस, जो हमारा बेस ईयर प्राइस लिया है और इनटू में करंट क्वांटिटी, यानी कि जितनी भी क्वांटिटी हुई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या रियल नेशनल इनकम। तो इस तरीके से आप जो है इसको नोट कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट, अभी आपने रियल नेशनल इनकम एंड नॉमिनल नेशनल इनकम में डिफरेंस स्टडी किया था। अब हम किस पे आगे, रियल जीडीपी, जीडीपी के बारे में आप जानते हो, अब रियल और नॉमिनल के बारे में भी आप जान चुके हो। रियल का मतलब जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, नॉमिनल का मतलब जो प्राइस की वजह से इन्फ्लेटेड होके आपको जो प्राइस बताया गया है उसको कहते हैं। तो अब हम इसमें यहां पर भी देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो जीडीपी जो होती है वो बेस ईयर के बेस पर जब मेजर की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। तो बेस ईयर आपको बता ही दिया था 2011 एंड 12 है। अब व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम ईयर और करंट ईयर, करंट ईयर के बेस पर जब हम मेजर करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, नॉमिनल जीडीपी। अब इसमें क्या कंसीडर होता है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज। इसमें हम केवल गुड्स और सर्विसेज से, अगर गुड्स सर्विसेज इंक्रीज हो रहे हैं तो रियल जीडीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है। और नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि ये दो फैक्टर होते हैं, हो सकता है गुड्स ऑफ सर्विसेज जो है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज ना हो तब भी आपका नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाए, तो ये इसकी सबसे कमी है। तो बेटर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ईयर्स, जो आपके डिफरेंट ईयर्स हैं, मान लिया 2019 और 2020, उसमें हम प्रोडक्शन के बेस पे पता लगा सकते हैं। वीट का प्रोडक्शन 1000 केजी हुआ है और 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ है बेटा आपका, मान लिया 1500। तो 1000 और 1500 में आप डिफरेंस निकाल के पता लगा सकते हो कि हाँ भाई इसमें क्या है, कंपैरिजन करना इजी है। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइस भी आपका प्ले में आ जाती है। अब इंटरनेशनल कंपैरिजन इज पॉसिबल, इसमें इंटरनेशनल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। मान लिया हम इंडिया और बांग्लादेश का ही कंपैरिजन करना चाहते हैं। अगर इंडिया में वीट का प्रोडक्शन 1000
केजी होता है और बांग्लादेश में कितना होता है 1200 केजी। तो हम इसमें कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि बांग्लादेश 200 केजी जो है आगे है। तो इसमें इंटरनेशनल कंपैरिजन जो है आपका पॉसिबल नहीं है और इसमें है। वैसे जो है आपका इंडिया जो है बांग्लादेश से प्रोडक्शन में ज्यादा है। अब हम देखते हैं डिटरमिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। बेटा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। हमारे पास फॉर्मूला है रियल जीडीपी निकालने का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, यानी कि कितना गुना प्राइस इंक्रीज हुआ है, उसको हम उधर भी देखेंगे 6 पॉइंट में। तो एग्जांपल है इसका एक रियल जीडीपी बेटा कितना दे रखा है 300 और प्राइस इंडेक्स जो है वो कितना दे रखा है आपको 120 और बेस प्राइस कितना दे रखा है 100, यानी कि जो चीज 100 की है वो 120 की हो गई है। अगर हम इसको वैसे ही माइंड से अगर करके देखें तो ये 300 है आपका, कितना है रियल जीडीपी कितना है 300, तो ये कितना हो जाएगा 360। अब हम 360 निकाल के देखते हैं कैसे। रियल जीडीपी की जगह बेटा हमने 300 लिख दिया। नॉमिनल जीडीपी कितना है हमारा, नॉमिनल जीडीपी गिवन नहीं है, पूछा गया है। अब हमारे पास क्या है, प्राइस इंडेक्स कितना है, प्राइस इंडेक्स है 120 है बेटा, ये रहा। अब इनटू में 100 है, 100 लिखते हैं फॉर्मूले में है। तो आप क्या करो 100 अपॉन 120 को उधर ले जाके 120 अपॉन 100 कर दीजिए, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और सेकंड 0 से सेकंड, तो 12 3 जा 36 और 0 360। तो नॉमिनल जीडीपी आपका कितना आ गया 360। तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो। अब हमारे पास है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100, यानी कि इसमें क्या होता है नॉमिनल और रियल जीडीपी का कंपैरिजन किया जाता है। तो एग्जांपल इसमें दे रखा है, नॉमिनल जीडीपी कितना है बेटा आपका 12,000 रुपीज, रियल जीडीपी कितना है आपका 10,000 है। अब आपका जो जीडीपी डिफ्लेटर है फॉर्मूले में पुट करते हैं, नॉमिनल जीडीपी 12,000 है, रियल जीडीपी कितना है 10,000 है और यहाँ पर इनटू में 100। तो आप देखेंगे 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो 120 आ गया। कितना आ गया बेटा 120। तो आप इसमें क्या कह सकते हो, जीडीपी डिफ्लेटर 120 है, यानी कि 20% आपका क्या हो रहा है प्राइस का इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से बेटा कभी कभार जीएनपी डिफ्लेटर के बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं। तो नॉमिनल जीएनपी अपॉन में रियल जीएनपी इनटू में 100, तो आप केवल जीएनपी की जगह यहाँ पर जीडीपी यूज करा था, जीएनपी यूज कर सकते हो, बाकी और इसमें कोई जो है चेंज नहीं है। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट पॉइंट नंबर 7, जीडीपी एंड वेलफेयर। तो जीडीपी के बारे में तो आप स्टडी कर ही चुके हो। जीडीपी इज ऑफन नोन एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो जो जीडीपी के सपोर्टर हैं वो क्या कहते हैं आपको कि अगर जीडीपी ज्यादा होगी तो वेलफेयर अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी। जबकि वेलफेयर का मीन क्या होता है, वेल बीइंग, यानी कि आप जितनी भी अर्न करते हो उसमें हैप्पी हो, विद मटेरियल्स अमंग पीपल्स, यानी कि पीपल्स क्या है जिसमें आपका हैप्पीनेस की फीलिंग है, तो हम उसे क्या कहेंगे आपका वेलफेयर। बाकी इसको और डिटेल में देखते हैं। इसको दो एंगल से देखा जाता है, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक में क्या आता है आपका नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो लोग कहते हैं वेलफेयर ज्यादा होगी ही। और कंजम्पशन, अगर कहीं पर जो है कंजम्पशन अच्छा होगा ज्यादा होगा तो भी आपका इकोनॉमिक वेलफेयर ज्यादा होगी। एक दूसरे साइड से हम सोशल वेलफेयर देखते हैं कि अगर कहीं पर पॉल्यूशन होगा तो ऐसे अच्छे खाने पीने का क्या फायदा है, तो इसको इस एंगल से देखा जाता है। और पॉपुलेशन, अगर कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वाटर रिलेटेड हो सकती हैं, सीवर रिलेटेड हो सकती हैं, जो सिटी में नेचुरली प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम देखते हैं आपका 8th पॉइंट, इसमें क्या है लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज वेलफेयर। तो ये क्रिटिक्स को बताया गया, वो कहते हैं जीडीपी और वेलफेयर एक साथ है, जबकि उसके जो क्रिटिक होते हैं वो क्या कहते हैं कि जीडीपी जो है आपका वेलफेयर नहीं है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम अभी बताते हैं उसको कैसे। सबसे पहले क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। मान लिया जीडीपी आपके पास 100 रुपीज है, 100 में से क्या होता है जो इंडिया के टॉप 2% पीपल्स हैं उनके पास जो है आपका इंडिया का जो जीडीपी है उसका 80% है, और जो आपके 98% पीपल्स हैं उनके पास कितना है आपका बेटा 20% ही तो बचा।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनकम तो बहुत ज्यादा है लेकिन इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या है, बहुत ज्यादा अनइक्वल है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, अब एक चीज और मान लिया जाए, हम जो जीडीपी के अंदर दो टाइप के गुड्स, एक तो कंज्यूमर गुड्स और एक कौन सा, डिफेंस गुड्स। डिफेंस पर अगर कोई कंट्री 40 रुपीज लगाती है और इस पर 60 लगाती है कंजम्पशन गुड्स पर, और एक कोई अनदर कंट्री है जो यहाँ पर 80 लगाती है और यहाँ पर डिफेंस गुड्स पर 20, तो इसका मतलब ये वेलफेयर गुड्स है। तो एक कंट्री 60 लगा रही है, एक 80 लगा रही है, तो कौन सी वाली कंट्री ज्यादा बेटर है, ये वाली। तो इसका मतलब जो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी है वो भी मैटर करता है वेलफेयर के लिए। चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन प्राइस में बेटा हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो जीडीपी कई बार क्या होता है आपका फॉल्स नोटेशन दे सकता है अगर हम नॉमिनल जीडीपी के बेस पर स्टडी करें। अगर प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए गलत प्रूव हो सकती है। अब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या है, ये भी दो टाइप की होती है। जैसे एक तो विलेजेस में बार्टर सिस्टम है, तो बेटा बार्टर सिस्टम के अंदर अभी भी कई जगह पर विलेजेस में है। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, कोई वीट के बदले में क्या करता है राइस, राइस के बदले में मिल्क। तो इस तरीके से जो मल्टी चीजें एक्सचेंज करते हैं उसका तो जीडीपी में उसको नहीं नोट किया जाता है, क्योंकि उसको मीजर भी नहीं करते और वो मनी में मीजर उसको किया भी नहीं जा सकता। सेकंड आपका क्या है, इसी में आपका जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, मदर अगर उन्हीं वर्क्स को करने के लिए घर से बाहर जाती हैं तो वो 20 से 30,000 अर्न कर सकती हैं, लेकिन घर में उनको कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ये दोनों हमारी जीडीपी में नहीं आते, जबकि ये आने चाहिए क्योंकि ये अनमीजरेबल है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर आपका जीडीपी पर भी असर पड़ेगा और वेलफेयर पर भी असर पड़ेगा। दोनों चीजें ही, जीडीपी भी वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वेलफेयर तो कम होगी ही होगी। अब एक्सटर्नलिटीज है, दो टाइप की एक्सटर्नलिटीज होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और सेकंड क्या होती है बेटा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है, गवर्नमेंट पार्क बनाती है या कुछ भी बनाती है, तो ये क्या होता है आपके, ये वेलफेयर के लिए पॉजिटिव है। ये हम वेलफेयर के लिए स्टडी कर रहे हैं, ये वेलफेयर के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर कहीं पर फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, जीडीपी तो वहां पर अच्छा है, लेकिन वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा हो रखा है, पब्लिक को बहुत सारी तरीके की डिजीजेज हो रही हैं, तो उससे क्या होगा कि ये ऐसी वाली एक्सटर्नलिटीज क्या नेगेटिव है, और ये क्या होता है, इससे वेलफेयर कम हो रहा है। तो ये भी जीडीपी अच्छा हो रहा है, वेलफेयर कम हो रहा है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। अब बेटा हम 9th पॉइंट पर चलते हैं, ग्रीन जीएनपी। तो ये एक नई कॉन्सेप्ट आई है आपका, इट मेजर्स नेशनल इनकम और आउटपुट, यानी कि नेशनल इनकम और जो आउटपुट है एडजस्टेड फॉर द डिप्लीशन ऑफ। तो इसमें दो पॉइंट हमें स्टडी करने हैं, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो डिप्लीशन का मतलब क्या है, नेचुरल रिसोर्स की जो है, इसका मतलब क्या है कि नेचुरल रिसोर्स का ज्यादा यूज करना, क्या करना, ज्यादा यूज करना, और ज्यादा यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन भी होगा। फैक्ट्रीज, माइनिंग से आसपास की जो जमीन है वो बंजर हो सकती है। तो अब हमारे पास क्या है कि जो ग्रीन जीएनपी है वो ये कहती है, एक तो सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, यानी कि इतना डिप्लीशन होना चाहिए नेचुरल रिसोर्स का जो लंबे टाइम तक डेवलपमेंट हो सके, और सब लोगों में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो जीडीपी हम अर्न करते हैं वो लोगों में क्या है, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये न्यू डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। तो बेटा इसके साथ हमारा आज का वीडियो जो है खत्म होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। आप इकोनॉमिक्स की सीरीज को इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, इसी तरीके से हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक्स। कितना